नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां आयुर्वेद पर्व में सीएम यादव ने सटीक एग्जाम्पल देकर आयुर्वेद दवाओं के बारे में बताया। क्या कहा, जानेंगे। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसके आरोपी को आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और बीजेपी नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था। सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भाटिया साहब, सवाल ये है कि मानहानि का केस जिसकी मानहानि हुई हो वही दायर कर सकता है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और नोटिस भी जारी किया है। क्या लगता है आपको कि अमित शाह इसे अगर जो दायर करते तो ये एक्सेप्टेबल था और इस पर जरूर कोई ना कोई सुनवाई होती? देवेंद्र जी, ये मानहानि के मुकदमे पत्रकारों को भी सामना करना पड़ता है जी। इसके दो भाग मैं कहूंगा। एक भाग तो ये है कि हमारे जो देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन्हें संयम से बात करनी चाहिए, और दूसरा उसका जो पक्ष है तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है, अगर आज अमित शाह जी की मानहानि हुई है और राहुल गांधी जी ने उनकी मानहानि की है, तो उनको स्वयं आगे आना चाहिए था और इन बातों के लिए कोर्ट के सामने पॉलिटिकली अगर हम ऐसे मामलों में जाएंगे तो हजारों नहीं लाखों लोग एक दूसरे के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं। अगर किसी तीसरे थर्ड पर्सन को, तीसरे पक्ष को मानहानि का मामला दायर करने की अनुमति दे दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता राहुल गांधी के विरुद्ध जगह जगह अलग अलग स्थानों पर मानहानि के मामले दायर कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्थगन आदेश दिया है, मुझे लगता है इस स्थगन आदेश के बाद कोई ना कोई जो सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय सुनाएगा तो मानहानि के मामलों में कोई ना कोई उसमें डायरेक्शन भी आएगी। अगर आप अनुमति देने लगे किसी तीसरे पक्ष को तो उसकी गिनती कम नहीं हो सकती, वो गिनती लाखों में जाएगी। पहले ही हमारे अदालतों पर अत्यधिक बोझ है पूरे देश में। अनेक ऐसे मामले हैं जो पीड़ित लोग हैं, उनके 20-20 साल तक मामलों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके नंबर नहीं आते, उनकी सुनवाई नहीं होती। और अगर हम जेलों में चले जाएं तो अनेक लोग ऐसे हैं जो ट्रायल पे, जिसकी सजा 3 साल है और ट्रायल 7 साल 8 साल 10 साल तक उनकी बेल नहीं होती। गरीब आदमियों के लिए हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था को
बदलना चाहिए। और ये जो गैर जरूरी बातें हैं, अगर वास्तव में किसी की मानहानि हुई है तो वह स्वयं आगे आएगा। अगर इस ढंग से हम जाने लगेंगे तो ना जाने मोदी जी के विरुद्ध, अमित शाह जी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के विरुद्ध कितने कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग मामले दायर करेंगे और कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है मैं उसको उचित मानता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट हमारे से ज्यादा वो उनको पता है सभी चीजों का, और हो सकता है वो इसमें कोई डायरेक्शन भी दे कि तीसरा व्यक्ति जी इसमें मामला दायर ना करे। जी, अगर जो इस तरह के डायरेक्शन आते हैं तब तो ये राजनीतिक दलों के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि राहत भरी खबर होगी कि उनके जिनकी मानहानि हुई हो वही इस मामले को दायर कर सकते हैं, अगर ऐसा डायरेक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो वैसे देवेंद्र जी, मैंने खुद, मेरा 45 साल का जीवन है पत्रकारिता का, मैंने खुद अनेक मानहानि के मामलों का सामना किया। और एक बार का मैं जिक्र भी करना चाहूंगा, सुषमा जी हमारी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थी और हमने कुछ जजों के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, कुछ लिखा था। तो उसमें भी जब बात आई थी, ये बड़ा मामला, पुराना मामला है, 87-88 का मामला है, तो उसमें सुषमा जी ने क्योंकि हमारे एक और पत्रकार साथी थे, सुषमा जी LLB में उनकी क्लास फेलो थी, हरियाणा से संबंधित थी, तो उन्होंने कहा था आप किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी तो किसी के विरुद्ध कर सकते हो, जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये वही बात थी और उसमें हमें राहत भी मिली थी। तो ये चीजें जो मानहानि के मामले पे तो पत्रकारों पे हम कोई टिप्पणी करते हैं किसी के विरुद्ध, पता नहीं देश में कहाँ का कोई मामला दायर करवाते, तो इसमें निश्चित रूप से न्यायपालिका संज्ञान लेगी और ये तीसरे पक्ष की इसमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे मामले में, और खास तौर पे पॉलिटिकल बयानों में। जी, और दूसरा जो पक्ष जहाँ से मैंने शुरू किया था, अंत वहीं से करूंगा, हमारे देश के बड़े नेताओं को संयम रखना चाहिए, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे और कोई हो, तो एक दूसरे के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, संयम तो रखना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच राजनीतिक जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए दिल्ली में भाजपा की उपलब्धियां शीर्षक से खाली पन्नों वाली एक किताब जारी की है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किताब लॉन्च की और कहा कि उन्होंने यह किताब इसलिए जारी की क्योंकि बीजेपी अपनी उपलब्धियों के बारे में खुद नहीं बताएगी। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि इस किताब में बीजेपी की ओर से किए गए वादों के बारे में सब कुछ लिखा है, चाहे वह पक्के घर देने की बात हो, किसानों के लिए MSP को दोगुना करने की बात हो, रुपये को मजबूत करने की बात हो या सीमा की सुरक्षा करने की बात हो। तो इस बड़ी खबर पर भी हम अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय मौजूद हैं। किताब लॉन्च की गई है बीजेपी के कार्यों की आम आदमी पार्टी द्वारा, सादे पन्ने और किताब लॉन्च, क्या कहेंगे इस पर, इस तंज पर आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी पर कसा है? देवेंद्र जी, आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी 2013 में अन्ना आंदोलन के बाद जब वो राजनीति में आई थी और जब जैसे ही उन्होंने जो वादे किए थे, खासतौर पे 2015 के शायद पहली बार 4 दिन तक उनकी सत्ता रही थी कांग्रेस के साथ, 28 उनकी सीटें आई थी और 8 कांग्रेस की और 32 बीजेपी की। बीजेपी ने गलती की थी, उस समय उन्होंने सत्ता में ना जाने का निर्णय लिया था और वो स्वच्छ राजनीति के लिए तो अच्छी बात थी, लेकिन वो तो उस समय केजरीवाल को इस बात पे तंग कसते थे कि केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम उठाकर कहा था भी कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ गए। तो उससे ये साबित हो गया था जब व्यक्ति कोई राजनीति में आता है
तो वो हर हथकंडा सत्ता के लिए अपनाता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस समय केजरीवाल जी की जो घोषणाएं थी उनको रेवड़ियां बताया और अनेक वर्ष तक वो रेवड़ियां बताते रहे। खास तौर पे अगर हम 2024 के चुनाव को देखेंगे और ये शायद आपके प्रदेश से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आरंभ हुआ था लाडली बहना योजना। जब लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली तो उसको छत्तीसगढ़ में दोहराया गया और जब छत्तीसगढ़ में जो बघेल जी थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस हाईकमान ने और कांग्रेस की उस समय की प्रभारी और संयोग से हमारे यहाँ की सांसद कुमारी शैलजा जी ने उन्हें कहा था कि आप भी लाडली बहना योजना आरंभ कर दें, तो उन्होंने बड़े विश्वास से कहा था बजट नहीं है और हम वैसे जीत रहे हैं। वो लाडली बहना योजना कांग्रेस द्वारा आरंभ न करने से छत्तीसगढ़ में हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय वो फार्म भरवाना आरंभ कर दिया था और वो जीते। उसके बाद हरियाणा हो चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो जी, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना की तरह एक योजना के तहत 5-5 महीने के धनराशि चुनाव घोषित होने से एक दिन या 2 दिन पहले बहनों के खाते में डाली गई और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हुई। हरियाणा में किसानों के खाते में पैसे डाले गए और अब जो केजरीवाल जी लेके आए थे घोषणाएं, रेवड़ियां बांटने वाली बात, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पीछे नहीं है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है दिल्ली में इस प्रकार की योजनाएं, बिजली फ्री देने की, पानी फ्री देने की, और दूसरी तरफ दिल्ली को 3 और घेरे। हरियाणा में 47 पैसे बिजली का रेट बढ़ाया गया है, सरचार्ज लगाया गया 3 दिन पहले। ये राजनीति चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी टीएमसी हो, सभी चुनाव के समय इस प्रकार के जो वादे कर रहे हैं, ये हम अपने देश को वेनेजुएला ना बना दें। और संजय सिंह जी का तंज सही है क्योंकि उनपे वो तंज कसते थे, ये रेवड़ियां दे रहे हैं बहनों के लिए, उन्होंने मेट्रो फ्री कर दी, बस फ्री कर दी। और जब जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र पेश किया था आज से 3 दिन पहले, तो उनसे कुछ समय बाद केजरीवाल जी प्रेस के सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था भी भारतीय जनता पार्टी अब हमारी योजनाओं को लागू करने की अगर बात कर रही है तो दिल्ली की जनता हमें क्यों करते, जब वो भी हमारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। तो ये संजय सिंह जी का भी आज का जो कंटिन्यूएशन है उसी का, केजरीवाल जी का, और वो ये साबित करेंगे भी हम सही हैं। बीजेपी जब पहले हमारा विरोध कर रही थी और अब हमारी योजनाओं को आगे लेके आ रही है, तो ये राजनीति में एक ये मजबूरी हो गई है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत खतरनाक चीज है, फ्री बांटना, कोई भी राजनीति पार्टी लेके आए। हरियाणा एक विकसित राज्य है, यहाँ 72 कुछ प्रतिशत को बीपीएल में डाल दिया गया। हमारे यहाँ 3,24,000 पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति इनकम है, फिर भी 72-73% अगर बीपीएल में है वो केवल डालेंगे राजनीतिक रूप से। और सभी राजनीतिक पार्टियों को, सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को मैं देवेंद्र जी एक बात अनेक डिबेट में कह चुका हूँ, इन सारी राजनीतिक दलों को ये जो घोषणाएं करना ये बंद करवाना होगा। आचार संहिता के समय नहीं, उससे 3 महीने 6 महीने पहले जी बिल्कुल, ताकि क्या हो, हिंदुस्तानी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मेरे खाते में अगर आज पैसे आएंगे मैं 10-12 दिन में भूल जाऊंगा। अगर 6 महीने पहले इन पे बैन लगे, आप अपने कामों को बताओ, ना कि नई नई घोषणाओं से लोगों को लुभाओ, पैसे लोगों के खाते में डालो। तो ये एक किस्म से सरकारी
तरफ से रिश्वत देने वाली जैसी बात है। और जो आम आदमी पार्टी, तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने और जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र पेश किया है, वो तो इस बात से उनको लाभ हो सकता है। अब क्या होगा ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां अलग चुनाव लड़ रही है, उस पर फिर जब आप चर्चा करेंगे फिर बात करेंगे। ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की इन घोषणाओं से लाभ की स्थिति वो इसको आकलन कर रहे हैं और हो भी सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय सिंह ने एक सादी पुस्तक जारी की है बीजेपी के कार्यों की, इस पर पूरा विश्लेषण दे रहे थे सुरेंद्र भाटिया जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। भोपाल के शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में आज से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व चलेगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की सहभागिता से हो रहे इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई देर से असर करती है, लेकिन मुझे आयुर्वेद की दवाई ने तेजी से असर किया है। मैं शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बन गया। उन्होंने कहा कि हमारे काढ़े को बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर मंगाकर पीते थे। आयुर्वेद का कोई तोड़ नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध होता है। अगर जीवन के किसी मोड़ पर आपको अपने शरीर से तालमेल बिठाने की जरूरत होती है तो आयुर्वेद इसमें आपकी मदद जरूर करेगा, यह गारंटी है। हम अपने जीवन का हर पल जी रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें वनस्पति से ही मिल रही है। यह प्रकृति का परस्पर सह अस्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे लिए जीवित सर्वे सतम की बात करते तो वो कोई और चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद से पक्का हो सकती है, इस बात की गारंटी। उम्र के किसी मुकाम पे, किसी मोड़ पर जब कभी आपको अपनी जिंदगी से और शरीर से तालमेल मिलाने के आधार पर पुनः आपको उसी अवस्था को पाना चाहते हो, जिस भाव से आप जीना चाहते हो, तो कोई आपका हाथ पकड़ करे, मदद करे न करे, आयुर्वेद जरूर करेगा, इसकी गारंटी। क्या क्या है, क्या क्या छिपा है, कोई जानते ही नहीं है। जो जानता है वो फिर किसी को नहीं मानता, एक ही लाइन पकड़ता है। इसी से शुरू, इसी में समापन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक बात कही है कि आयुर्वेद का दवा लोग कहते हैं धीरे धीरे असर करता है, लेकिन उन्हें तेजी से असर कर गया। शिक्षा मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री बन गए। ये किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा है, स्पष्ट करना हम चाहेंगे कि आप स्पष्ट करें। बिल्कुल, देखिए आज आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। पूरे देश से लोग इसमें आयुर्वेद में आए हैं और आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही थी कि उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि लोग इस समय अंग्रेजी दवाइयों की ओर ज्यादा भागते हैं, जबकि आयुर्वेद का असर होता है और आयुर्वेद दवाइयां भी कारगर होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूरे दुनिया में जाते हैं। कोरोना काल में भी आयुर्वेद ने अपना काम किया है और उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि देखिए ये सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों को कम करने के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, कोई इसमें राजनीति नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए मैं शिक्षा मंत्री था और मेरे पास प्रभार था और इसके बाद मैं मुख्यमंत्री बन गया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में 11 आयुर्वेद कॉलेज मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे, जिस तरह से लगातार मेडिकल कॉलेज और अन्य कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो आयुर्वेद कॉलेज भी मध्य प्रदेश में 11 आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे। डॉक्टरों की सैलरी को लेकर भी उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उनकी सैलरी ज्यादा रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में आगे व्यवस्था बनाएंगे कि आयुर्वेद वालों की आयुर्वेद में जो डॉक्टर बनते हैं उनकी भी सेम सैलरी हो। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद बढ़ाने के लिए उन्होंने आज गए थे आयुर्वेद का खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज और वहां पे उन्होंने ये बयान दिया है। जी
तो इन्होंने मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है कि अगर जो जीवन के साथ और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है तो एक बार आयुर्वेद की ओर जरूर चलें, क्योंकि उन्होंने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो उसके लिए ऑक्सीजन इसी वनस्पतियों से आता है। तो एक तरह से ये एक अच्छा उदाहरण इन्होंने पेश किया है और 11 कॉलेज खोलने की बात इन्होंने की है। क्या लगता है कि ये जो 11 आयुर्वेद कॉलेज खोलने की बात इन्होंने की है ये इनके इसी कार्यकाल के दौरान हो जाएगा? क्या लगता है आप? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद का प्रचार हो और आयुर्वेद की ओर लोग आए, क्योंकि आयुर्वेद का जनक भारत को कहा जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद का प्रचार हो, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद कॉलेज जल्द ही खुलेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से घोषणाएं की हैं वो लगातार उनको पूरा करने में जुट जाते हैं जी। और सबसे बड़ी बात ये कही है कि अभी जो 2028 में सिंहस्थ उज्जैन में लगने वाला है उसमें भी आयुर्वेद में जो काम करने वाले संस्थाओं को उज्जैन में जमीन दी जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है कि जो उज्जैन में सिंहस्थ होगा और उज्जैन में होगा उसके लिए जमीन आवंटन के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो निश्चित रूप से जो 55 सरकारी अभी जिले हैं, यहाँ पे 56 मेडिकल कॉलेज हैं, तो यदि 11 और जुड़ जाएंगे तो 67 हो जाएंगे। उन्होंने गिनती भी गिनाई कि आने वाले समय में 67 कॉलेज मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आयुर्वेद की महत्ता को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया और इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे भोपाल संवाददाता कृष्णा शर्मा। अब रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय रॉय पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना है। कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने कहा है कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। सीबीआई ने कहा है कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था। सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया। छात्रा समाज के लिए काफी अहम थी। हालांकि इस पूरे मामले में परिजन कोर्ट के फैसले से खुश नजर नहीं आए। फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में, 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। कोर्ट का जजमेंट है 50,000। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो। हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है। कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। बलात्कार के लिए 7 लाख रुपया की जरूरत दिया जाना चाहिए। रुपया में क्या है? रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। रुपया ऐसे करके भी नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एल द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि ये रेप और मर्डर मामले में आज जो फैसला सुनाया गया है, पीड़ित के जो परिजन हैं जो वो खुश नहीं हैं कोर्ट के फैसले से, जी क्या कहेंगे?
देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है हमारे देश में, और निश्चित तौर पर जब किसी भी विभत्स घटना हमारे देश में घटती है तो निश्चित तौर पर उसका एक विवेचना होती है, और न्याय प्रक्रिया के अनुरूप जो एक दंड आरोपित होता है उस हिसाब से दंड आरोपित किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही संवेदनशील मामला था, और एक विभत्स घटना जो कोलकाता में घटित हुई, उसके आधार पर लगातार एक SIT गठित की गई, जांच हुई, जांच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाया गया, और उसके बाद जो निर्णय है वह सामने जनता के सामने देश में न्याय प्रक्रिया द्वारा उनको दंड आरोपित किया गया। अब दंड तो मिल चुका है, 17 लाख के मुआवजे भी देने की बात की गई है, उसे भी जो है इनके परिजन जो मृतका हैं उनके परिजन ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। वो उम्र कैद से संतुष्ट नहीं है, फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं। ऐसे में अब उनके पास विकल्प क्या बचा है? देखिए, इस देश में फांसी का जो विकल्प है वह काफी कम ही लोगों को दिया जाता है। आपने पूर्व में भी देखा होगा, जो एक दंड है वह ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद में ही मिलता है, और न्यायिक प्रक्रिया है, दंड का जो प्रावधान है वह घटना के आधार पर किया जाता है आकलन। निश्चित तौर पर यह बहुत ही विभत्स और जघन्य घटनाक्रम था जो सब पूरे देश ने देखा, लेकिन इसमें एक बात सबसे पहले ये मानना पड़ेगी कि जिस प्रकार से तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई हुई, जांच हुई, जांच के बाद जो विवेचना हुई, विवेचना के बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तुरंत जो एक निर्णय पारित किया है, इससे कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया को सम्मान मिला है, और लोगों को ऐसा लगा है कि हाँ, न्याय की उम्मीद हमेशा बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर ये इस प्रकार का दंड आरोपित होता है तो एक समाज में एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा, जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा घटनाक्रम घटित देश में नहीं हो पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले में आज सजा सुना दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल अब 4 बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।